गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. थैंक यू सर. गगन गुनावा, यस सर. आपने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी रुड़की, जी सर. the oldest very famous institution, and your subject was also electrical engineering and civil services. यस. You don't want to make electrical engineering your career. You did join ONGC, engineering services, जी सर. और आपने काम भी किया करीब 1.5 साल. जी सर. फिर क्या हुआ? सर सिविल सर्विसेज मेरे दिमाग में पहले से था काफ़ी, एक तरह से ड्रीम की तरह था मेरे लिए. जब मैं पास आउट हुआ था 19 में, तब मेरी एज नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आइडियल नहीं बैठना चाहता, मैं खुद को ग्रूम करना चाहता था कि मैं प्रोडक्टिव कुछ ना कुछ करता रहूँ. तो इसलिए मैंने जॉब ज्वाइन किया था सर, जो जी सी. और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं साथ में पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, फिर 21 में मैंने रिज़ाइन कर दिया था. तो ONGC में आप कहाँ थे? बॉम्बे? बॉम्बे ऑफशोर सर. बॉम्बे ऑफशोर में? यस यस सर. आपके फादर SBI में है जी सर. और मदर स्कूल लेक्चरर है. जी सर. तो ये जो बैंक में बहुत हाई NPA हो रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यस सर. जो पैसा डूब रहा है जी सर. और लोग लेकर के भाग भी रहे हैं देश छोड़ के. यस. क्या वजह है इन सबका और आपका क्या व्यू है इसके बारे में? सर जो गांव में लोन लेते हैं, जैसे किसान लोग लोन लेते हैं, तो उनसे रिकवर कर पाना मुश्किल होता है. उनके पास कोलेटरल काफ़ी वीक होता है. उनकी ज़मीन को वो एक तरह से जनरली मवेशियों को कोलेटर लगता है, लेकिन पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो रिकवर नहीं कर पाते. और जैसे कि फ्यूजिटिव्स होते हैं जो भागते हैं, वो लॉज का काफ़ी लॉज हैं जो लूप होल्स होते हैं, उनकी वजह से, जैसे इंटरनल करप्शन भी होता है बैंक्स में, तो उसकी वजह से वो भाग पाते हैं. नहीं तो अगर स्ट्रिंजेंट लॉ हो या फिर एक्सटर्नल मॉनिटरिंग अच्छे से हो तो भाग नहीं पाएंगे सब. ये आपने फॉरेन सर्विस को प्रायोरिटी नंबर 10 दिया. क्या वजह है? फॉरेन सर्विस पसंद नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है. मैं अगर मुझे चूज़ नहीं करना हो तो मैं इसको नॉट ऑपरेट करता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो फॉरेन सर्विस वाला जो मुझ में अभी, जैसा कि मैंने प्रिपरेशन किया, तो मैंने अपना एप्टीट्यूड उसके हिसाब से नहीं सोचा था, और मैंने वो मेरा एक्चुअली ड्रीम नहीं था. लेकिन जब प्रेफरेंस की बात आई है, तो मैंने जो मुझे प्रेफरेंसेस जो मोर प्रायोरिटी वाली जो सर्विसेज थी, मैंने उनको ऊपर रखा है. और एक फैमिली वाला रीज़न भी है सर, मैं फैमिली प्रॉक्सिमिटी चाहता हूँ मेरी लाइफ में, इसलिए. ये आप राजस्थान से हैं. जी सर. तो राजस्थान में बड़े सोशल प्रॉब्लम्स हैं. जी सर. औरतों का इलिटरेसी है, लिटरेसी. बाल्य विवाह है, यस. और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है कि नहीं? यस सर. जैसे सरपंच पति, इस टाइप का चीजें हैं. यस. कि महिला जीतती है लेकिन काम हस्बैंड. है. यस सर. है? यस. तो ये सब को कैसे आप सुधारोगे? कुछ योजना है मन में? सर ये जो जैसे सरपंच पति का सिंड्रोम है, वो उसका बेसिक रीज़न तो ये है कि जो लॉज बने हैं उनके लिए जो स्टूडेंट जो जैसे जेलिंग्स प्रोविजंस है काफ़ी कोई बात नहीं, बोलिए, सोच के बोलिए. सर एक अवेयरनेस नहीं है गांव में. उनको ये जरूर पता है कि अब थोड़ा धीरे धीरे पता चलने लगा है कि औरतों को इज्जत देनी चाहिए, लेकिन वो जब गांव में खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करने वाली बात आई तो उस चीज को वो इतना ध्यान नहीं देते हैं. उनको एक्शनल उनको पता चलता रहना चाहिए डेली का, तभी जाकर उस चीज को वो अपनी लाइफ में सोच पाते हैं. अदरवाइज
वो जब खुद के रूटीन में वो उस चीज को कभी, क्योंकि सर वो कंसिस्टेंट नहीं है वो चीज, जो अवेयरनेस वाली बात है, अवेयरनेस होता है लेकिन अवेयरनेस कंसिस्टेंटली नहीं होता है। वो अवेयरनेस पीरियोडिकली कभी कुछ कैंपेनिंग हो गवर्नमेंट का किसी वक्त पे हो गया, लेकिन जब दूसरा कैंपेनिंग होगा तब तक बहुत डिले हो चुका होगा। और एजुकेशन करिकुलम में जो ऐसा नहीं है, वहाँ के जो पेरेंटिंग होती है वो इस तरीके से नहीं होती है जो लेकिन पेरेंटिंग से हम ऐसे उम्मीद नहीं रख सकते हैं, लेकिन एजुकेशन करिकुलम में भी इस तरीके से जो वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए, और या फिर टीचर्स जो होते हैं उनकी तरफ से इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो टीचर्स गांव के मेंबर होता है, गांव से बिलोंग करते हैं, अगर वो करे तो हो सकता है कि काफी इन्फ्लुएंसिव हो। तो ये तो सोशल सेक्टर की हमने बात किया। ऐसा राजस्थान को इकोनॉमिकली आगे बढ़ाने के लिए यस सर, टूरिज्म और जेम्स एंड ज्वेलरी इसको छोड़ करके और किस पर ध्यान दिया जा सकता ताकि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो राजस्थान? सर अभी एक इमर्जिंग जैसे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज राजस्थान में काफ़ी पोटेंशियल है, उस पर विकास भी हो रहा है, तो एक रिन्यूएबल सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है जिससे इकोनॉमी में शेयर आ सकता है। ठीक, और दूसरा सर, जैसे साउथ राजस्थान में फॉरेस्ट जो हैं काफ़ी घने फॉरेस्ट, लेकिन उनकी इतनी वैल्यू रियलाइज नहीं हो पाई अभी तक, क्योंकि वहाँ के ट्राइबल का जो मार्केटिंग है वो भी इतना सही नहीं हो पाया, ट्राइफेड इतना वहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं कर पाया, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इतना अच्छा पॉलिसी इंस्टेंस नहीं रहा है। तो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका भी काफ़ी अच्छा मार्केटिंग हो सकता है, जो ट्राइबल साउथ राजस्थान में जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर। राजस्थान एक बॉर्डर स्टेट है। यस सर। तो पाकिस्तान से हमारा कैसा संबंध है और कैसे और सुधारा जा सकता है? सर पाकिस्तान से अभी जो संबंध सेंसिटिव है काफ़ी, और ये पिछले 4-5 सालों से काफ़ी सेंसिटिव रहे हैं, और दोनों तरफ से इनिशिएटिव नहीं रहा है, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन काफ़ी कम रहा है। जैसे इसकी तरफ से काफ़ी इनसेंसिटिव कदम उठाए गए पाकिस्तान की तरफ से, तो उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, लेकिन इसको अगर सोल्यूशन सोल्व करने वाली बात है तो सबसे बेस्ट तरीका तो जो बायलैटरल नेगोशिएशन ही हो सकता है, और एक ट्रेड को एक टूल बनाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों म्यूचुअल कंट्री है, और ट्रेड में म्यूचुअल लिंक हो सकता है काफ़ी इस तरीके से। अगर म्यूचुअली डिपेंडेंट काफ़ी जैसे पाकिस्तान के साथ डिलिंक हुआ था इंडिया, तो काफ़ी लॉस हुआ था दोनों कंट्रीज को, पाकिस्तान को ज़्यादा हुआ था, इंडिया को भी काफ़ी हुआ था। तो जैसे ट्रेड जैसी चीज़ों उनको एम्फेसाइज किया जाना चाहिए, और टूरिज्म सेक्टर को भी मुझे लगता है कि एक टूल बनाना चाहिए सर ट्रेड के साथ साथ। तो काफ़ी अगर पीपल टू पीपल एक्सचेंज होगा, जैसे कि ऑलरेडी कल्चरली लिंक्ड है दोनों कंट्रीज, तो वो भी एक मीडियम हो सकता है सर। पंजाब में काफ़ी इफेक्टेड ड्रग्स और भी सीमा पार से आता है। यस सर। राजस्थान में भी है सर सर इतना नहीं है सर, इतना नहीं है सर काफ़ी कम है सर राजस्थान में। हाँ, एक पंजाब में सॉरी राजस्थान में चलता है, उसको कैंसर ट्रेन बोलते हैं, आपको मालूम है? सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट इट। आपका बहुत बड़ा रिफाइनरी बन रहा है अभी राजस्थान। जी सर। कहाँ पर? बाड़मेर सर। तो क्या वो उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए मददगार होगा? डेफिनेटली सर। लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? जी सर एम्प्लॉयमेंट जैसे रिफाइनरी एक्सपेंड हो रही है धीरे धीरे, तो अभी भी मिल रहा है, आगे मिलेगा, और उससे जो राजस्थान एनर्जी सिक्योरिटी में भी, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में भी हेल्प करेगा सर। आप दौसा के हो? जी सर। दौसा से कोई फेमस पॉलिटिशियन थे, उनका क्या नाम था? सर राजेश पायलट सर। हाँ, राजेश पायलट। उनके पुत्र हैं वो क्या है आजकल? उनके बेटे? जी सर, सचिन पायलट। क्या सचिन पायलट? जी सर। और दौसा किस चीज के लिए मशहूर है? दौसा की क्या खासियत क्या है? सर दौसा एक एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल प्लेस माना जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर गुप्ता काल से कुछ जैसे आभानेरी की बावड़ी काफी फेमस है सर, और वहाँ पे एक हर्षद माता का मंदिर भी है, उसकी वजह से भी काफी फेमस है दौसा। तो वो दो आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो 8वीं-9वीं शताब्दी की है। और दूसरा सर दौसा की जो खासियत है वो एक रिलीजियस प्लेस की तरह भी मानी जा सकती है,
डोसा का जो निर्माण ओरिजिन हुआ था वो इस तरीके से हुआ था कि 5 शिव जी के मंदिर थे, उससे चारों तरफ बाउंड्री पे घेरा हुआ है 5 शिव जी के मंदिर है, तो इंटरनल बाउंड्री उसको डोसा बोलते हैं। तो ओके, तो आपका चेस में भी शौक है? यस सर। है आपने हॉबीज में चेस में? हु इज द वर्ल्ड चैंपियन, चेस चैंपियन? सर मैग्नस कार्लसन सर, अभी मैग्नस कार्लसन। अच्छा, तो वो किस कंट्री के हैं? सर नॉर्वे। नॉर्वे सर। और अपने आनंद साहब का क्या स्टेटस चल रहा है आजकल? सर अभी वो एक्टिव नहीं है, जो विश्व वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है उसमें एक्टिव नहीं खेलते हैं वो, लेकिन जो जैसे इंडियन डोमेस्टिक चैंपियनशिप होती है या फिर टाटा स्टील चैंपियनशिप होती है उसमें कभी कभी खेलते हैं, वो इनफॉर्मली खेल लेते हैं, ऐसे फॉर्मली तौर पे FIDE रेटिंग के हिसाब से नहीं खेलते हैं वो उसमें। अच्छा, बच्चों में चेस को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? सर मुझे लगता है चेस ऐसा गेम है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत नहीं है और उसके अंदर मिनिमम कॉस्ट से भी उसको इम्प्रूव या उसको प्रमोट किया जा सकता है। सर स्कूल में अगर एक गेम का पीरियड भी है, 1 घंटे का भी है, तो उसके अंदर जो मिनिमल कॉस्ट से अगर चेस बोर्ड भी 10 बोर्ड भी लेकर आ गए तो बेसिक 10 क्लासेस में बच्चे इतना सीख जाएंगे, इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि वो खुद खेलना स्टार्ट कर देंगे, और ऐसा खेलना स्टार्ट कर दिया तो एक सेल्फ लर्निंग होती है सर चेस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में ही इसको प्रमोट किया जा सकता है, जैसे क्लासेस गेम्स क्लासेस होती है वहाँ यहाँ प्रमोट किया जा सकता है, एक फैमिली की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा सकता है। ऐसा हम क्या नहीं, आप कह रहे हो बड़ी सिंपल गेम है, कॉस्टिंग नहीं है, yes, तो फिर ऐसा मतलब हम क्यों नहीं इसको प्रमोट कर पा रहे? सर इसका पहला रीजन ये है सर, इसमें जो सिखाने वाले लोग हैं इतने ज्यादा मात्रा में नहीं है, ये एक तरह से कंसंट्रेटेड गेम है, जैसे साउथ में काफी कंसंट्रेटेड है, नॉर्थ में इतना इसकी पॉपुलैरिटी नहीं है बिल्कुल भी। तो नॉर्थ में जो ट्रेनर्स हैं वो भी काफी कम है, और अगर ट्रेनर्स काफी कम है तो टीचर्स तो ऐसा बोल सकते हैं कि टीचर्स भी काफी कम होंगे, उनमें बहुत कम लोग जानते हैं उसको खेलना, तो इसलिए इफेक्टिवली नहीं सिखा पाता है। अभी किसी ने वर्ल्ड चैंपियन को हराया है? जी सर। किसने? सर रमेश बाबू प्रागनंदा रमेश बाबू, एक बच्चे हैं सर। वर्ल्ड चैंपियन फिर कौन हुआ? तो क्या टूर्नामेंट में होगा, लेकिन यानी अब तो कितनी उम्र है उनकी, रमेश की? आई एम नॉट श्योर, लेकिन 17 के आसपास है सर, 17 से कम है, 16 या 17। आज का अखबार पढ़े हैं? नहीं सर। आज कोई इजिप्ट के साथ एग्रीमेंट हुआ है, क्या किस संबंध में है, कुछ ज्ञान है आपको? सर गेहूं निर्यात के संबंध में है, जहां तक क्या याद है कर बताएं। सर मैंने न्यूज अच्छे से नहीं पढ़ा है सर, वो जस्ट हेडलाइन पढ़ा था मैंने। आपका ट्रैवलिंग शौक है? यस सर। तो राजस्थान के अलावा कहाँ यात्रा की? सर मैंने अंडमान घूम के आया हूँ सर मैं, और जैसे उत्तराखंड में घूम के आया हूँ मैं। और क्या अच्छा लगता है ट्रैवलिंग? सर मुझे ट्रैवलिंग में सर सफ़र अच्छा लगता है सर, सफ़र अच्छा लगता है मुझे, जब इंटरमीडिएट सफ़र होता है उसमें वो अच्छा लगता है सर। एडवेंचर भी लिखा है आपने, किस तरह का एडवेंचर? सर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्चुअली स्पोर्ट्स से मेरा मेन था उसमें सर। एडवेंचर स्पोर्ट्स में जैसे राफ्टिंग या फिर पैराग्लाइडिंग, मुझे ये सब चीज़ें पसंद है सर। पैराग्लाइडिंग की है? यस सर। म्यूजिक भी आपको शौक है? किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, क्या? सर मैं सुनता हूँ म्यूजिक, और जनरल म्यूजिक सुन लेता हूँ, जैसे सॉफ्ट म्यूजिक जो होते हैं वो मुझे पसंद है, या फिर जो अरिजीत सिंह के जो म्यूजिक्स हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं सर। बॉलीवुड सॉन्ग्स? हाँ सर, बॉलीवुड सॉन्ग्स जनरली सर। ये बताइए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको सब इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट भी है, आप बीटेक भी है इसमें, तो इस समय कौन कौन से एडवांसेस हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में जो बहुत महत्वपूर्ण है? सर सबसे जो सिग्निफिकेंट मैं मानता हूँ, एक स्मार्ट ग्रिड है। स्मार्ट ग्रिड की टेक्नोलॉजी अभी भी इम्प्लीमेंट हो रही है, इंडिया में काफ़ी कोशिश की जा रही है। उसी का एक सब पार्ट है सर एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी एक नई टेक्नोलॉजी आई है सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जिससे काफ़ी सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन साइड के जो इश्यूज हैं वो कम किए जा सकते हैं। एक सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है, उसको भी एक इलेक्ट्रिकल का सब पार्ट बताया जा रहा है, और जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम है उसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स? यस सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, रिन्यूएबल एनर्जी। कौन सी बैटरी यूज होती है इसमें?
सर लिथियम आयन बैटरीज। जीन थेरेपी का नाम सुना है आपने? जी। जीन थेरेपी जी सर। क्या होता है? सर जीन थेरेपी में जीन्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है और जो डिजीज्ड पार्ट है उसको हटाया जाता है या फिर उसको बर्न किया जा सकता है लेजर से या फिर कुछ ऐसे केमिकल, इसका जो केमिकल मीडियम का यूज करके उसको। एक आईक्यू होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जी ऐसे सर। अपने आजकल इमोशनल क्वेश्चन काम में लाया जा रहा है, उससे क्या पता लगता है, क्या किस जानकारी उसकी किस काम आती है? सर मुझे लगता है EQ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल के एनवायरनमेंट में। सर इमोशनल क्वोशेंट होता है वो जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो इमोशनल क्वोशेंट हमको हर जगह यूज़ करना पड़ता है। अगर जैसे हम एज ए स्टूडेंट है तो अगर टीचर ने डांट दिया तो हमको कैसे बिहेव करना है, वहाँ इमोशनल क्वोशेंट यूज़ होता है। अगर हम टीचर हैं तो हमको बच्चों को कैसे समझाना है, वो हमारे इमोशनल क्वोशेंट की तरह यूज़ होता है। अगर हम बाहर निकल जाते हैं तो पब्लिक डीलिंग कैसे की जाती है, वहाँ इमोशनल क्वोशेंट की तरह वो यूज़ होता है सर। जो सोशल बिहेवियर है उसको समझना ही इमोशनल क्वोशेंट है सर, उसको समझ के अपना खुद का सेल्फ मैनेजमेंट करना। मेटावर्स का नाम सुना आपने? फेसबुक ने का नया नाम मेटा, यस सर। क्या है मेटावर्स? क्या है? सॉरी सर, आई एम नॉट श्योर। वर्चुअल रियलिटी के बारे में सुनना पड़ा। यस सर। तो गेमिंग के अलावा कहाँ पे यूज हो सकता है वर्चुअल रियलिटी? सो वर्चुअल सर मूवी थिएटर्स में यूज हो सकता है सर, एक एनहेंस्ड एक्सपीरियंस के लिए। जैसे नई नई मूवीज आ रही हैं और 3D में दिखाया जाता है, 3D का एक एडवांस्ड वर्जन है वर्चुअल रियलिटी, तो वहाँ पर यूज एंटरटेनमेंट पे यूज हो सकता है सर। और एजुकेशन में नहीं? एजुकेशन में, ऑनलाइन एजुकेशन में यूज हो सकता है सर वर्चुअल रियलिटी का। थैंक यू भाई। लेक्चरर और टीचर का क्या अंतर है? सर मुझे एग्जैक्ट डिफरेंस पता नहीं है, लेकिन जो 11th-12th को पढ़ाते हैं उनको लेक्चरर बोलते हैं और टीचर्स जो 10th क्लास तक के पढ़ाते हैं उनको टीचर्स। मदर के लिए लिखा है स्कूल लेक्चरर। यस सर। स्कूल में भी लेक्चरर होते हैं क्या? जी सर। क्या फर्क है जो दोनों? PTT टीचर्स होते हैं उनको लेक्चरर बोलते हैं सर। अलग चीज है, बट लेक्चरर और टीचर में क्या फर्क है? तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो टीचिंग होता है, टीचिंग एक फाउंडेशनल लर्निंग की तरह टीचिंग को बताया जाता है, इसलिए छोटी क्लासेस जो टीचर्स होते हैं उनको टीचर्स बोला जाता है। और लेक्चरर एक बेसिक अगर सीख जाता है तो उनको एक जो सब्जेक्ट नॉलेज होती है वो दी जाती है, तो उसको एक लेक्चर के तौर पे जैसे प्रोफेसरशिप से उसको कंपेयर किया जाता है, इसलिए चलिए ठीक है। अच्छा, ये जो रशिया वॉर चल रही है यूक्रेन की, इसके बारे में आपको क्या लगता है, खत्म होगी या ऐसे ही चलता रहेगा सब, या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं? नहीं सर, मुझे लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, और जो ये खत्म होगा जल्दी खत्म होगा सर, क्योंकि जैसे रशिया ने अभी डिक्लेयर किया है कि रशिया विल सून गेट इट्स वॉर एम्स। तो जैसा कि रशिया ने प्रोक्लेम किया है, तो रशिया भी मूड में नहीं है कि रशिया तो कह रहा है 8 मई को खत्म कर दूंगा, 9 मई को अपना एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं वहां पे स्क्वायर में, तो क्या 8 मई तक ऐसे ही चलेगा? चलिए कोई बात। आप IAS के अंदर अपनी इंजीनियरिंग जो क्षमताएं हैं, जो भी आपने सीखा, उसको कैसे इस्तेमाल करें? सर जो IAS सर्विस है उसके अंदर कुछ क्वालिटीज चाहिए होती है, जैसे डिसीजन मेकिंग होता है, उसमें फास्ट डिसीजंस लेने होते हैं। तो जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग में सीखा है, इंजीनियरिंग में काफ़ी ऑब्जेक्टिविटी ऑटोमेटिकली आ जाती है जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसके साथ। तो जो मेरे डिसीजंस में है वो एनालिटिक व्यू पॉइंट रख सकूंगा मैं फील्ड में, और मैं कुछ भी ऐसा डिसीजन लेना होगा उसमें ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रख पाऊंगा सर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं लास्ट एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपके फादर साहब SBI में हैं। जी सर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही क्यों भेजा जाता है, बाकी सब जो बैंक डूब रहे हैं या कोई ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको रिकवर करने के लिए?
सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर बैंक में आता है सर, पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसमें गवर्नमेंट की शेयर है। बहुत सारे बैंक हैं जो पब्लिक सेक्टर हैं। लेकिन सर इस एसबीआई काफी अच्छा एसेट क्वालिटी मेंटेन रखता है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है एसबीआई की काफी कंपेरेटिवली और बैंक से काफी ज्यादा अच्छी है सर। तो इसलिए मुझे लगता है कि एसबीआई कैपेबल है जो लोन वेविंग करने में या फिर जो भी ऐसे डिस्कॉम्स के डेब्ट को क्या उसका असर उनके उपभोक्ताओं पे नहीं पड़ता है? सर इनडायरेक्टली जरूर पड़ता है, लेकिन जैसे कोई भी बैंक होता है वो एक बफर की तरह मेंटेन रखता है सर। तो उस एसबीआई की कैपेबिलिटी इतनी रहती है कि अगर इमीडिएट अगर उसने किसी को रिलीव किया तो इमीडिएटली इफेक्ट नहीं पड़ेगा उपभोक्ता में, कुछ समय बाद लेकिन जरूर पड़ेगा सर, क्योंकि वो पैसा तो कंज्यूमर्स का ही है सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।